देखिए, आपका 10th केमिस्ट्री में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें चर्चा हुआ कि केमिकल रिएक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके साथ साथ आया आपका केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़े। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारा, जब सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके साथ साथ था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत प्रकार का रिएक्शन पढ़े। अब जब रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो ही गया तो देखिए आज पिछले दिन हम पढ़े रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अब देखिए उसमें था रेडॉक्स रिएक्शन वैसी रासायनिक, अब देखिए ऑक्सीकरण एवं अवकरण के सम्मिलित रूपों को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या ऑक्सीजन आकर के जुड़े और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन वहां से विलग हो या अलग हो, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते थे। और जब हाइड्रोजन आकर के जुड़े और ऑक्सीजन विलग हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से, किसी भी यौगिक से, किसी भी तत्व से, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम अवकरण या फिर अपचयन या फिर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। आज देखिए ऑक्सीकरण अवकरण मतलब रेडॉक्स रिएक्शन दैनिक जीवन में हम क्या क्या उपयोग करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है। सबसे पहला है कि भोजन का पचना। अब देखिए भोजन का पचना, भोजन जो भी हम करते हैं शरीर, अब देखिए भोजन के रूप में मुख्य रूप से हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट अब देखिए पॉलीसैकेराइड है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है जी, इसमें चीनी उपलब्ध है, इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। अब जब ये धीरे धीरे करके जब ये क्या अपघटित होता है, टूटता है, तब जाकर के ये ग्लूकोज बनता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अब ग्लूकोज है, ये आपका C6H12O6 हुआ। इसके साथ साथ जब ये हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसके बाद हम सांस लेते हैं, हवा, वायु, जो ऑक्सीजन, वायु के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं। और जब भी वायु के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन होने के पश्चात CO2 मुक्त होता है, इसके साथ साथ जल मुक्त होता है, इसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त होता है। CO2 हम श्वसन मार्ग से क्या बाहर कर देते हैं, H2O को भी हम, वो अलग नली है, मूत्र मार्ग के द्वारा अलग निकाल, ऊर्जा का जो हम दैनिक जीवन में इतना सारा काम करते हैं उसके उपयोग में हम ऊर्जा का, अब देखिए जितना भी काम करते हैं काम में क्या ऊर्जा का उपयोग होता है। अब देखिए ये तो भोजन का पचना, भोजन शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेते, सांस लेते हैं, और जब सांस लिए तो हमारे अंदर जब ही ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, इसके साथ जुड़ा और हाइड्रोजन अलग हुआ, तो ये दोनों के दोनों एक जगह देखिए, यहाँ पर देखिएगा ये ऑक्सीजन इसमें आकर के CO2 और यहाँ से इससे हाइड्रोजन अलग हो, हाइड्रोजन का अलग होना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। तो इसमें देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण के साथ साथ यहाँ पर रिडक्शन का भी क्रिया होता है। ये ऑक्सीकरण हुआ और रिडक्शन दोनों होती है। ये ऑक्सीकरण और अवकरण का जो प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन में, सबसे पहला जो भोजन रोजाना जो दैनिक जीवन में हर दिन हर समय हमारे लिए जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, इसमें सबसे पहला आपका जरूरी हुआ भोजन का पचना। दूसरा है भोजन जब खराब हो जाता है, भोजन दुर्गंधित हो जाता है। देखिए जब हम खाना बनाए ताज़ा है, बड़ा सुगंध बड़ा प्रिय होता है, लेकिन जब ये बासी खाना हो जाता है, जब उसको 1-2 दिन छोड़ दीजिए, जब वो खराब होने लगता है, उससे दुर्गंध आने लगता है। ऐसा होता क्यों है? अब देखिए जो भी भोजन वो वसायुक्त तेल युक्त होता है। अब वसा युक्त है और तेल युक्त है, ये धीरे धीरे ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर के ये दुर्गंधित हो जाता है, महकने लगता है, वो खराब हो जाता है। अब देखिए तो वहां पर भी क्या ऑक्सीजन आकर के किसके सेक्राइड के साथ जुड़ा था, सबसे पहला जो था भोजन के पचने में, और दूसरा यहाँ पर तेल के साथ, वसा के साथ भी ऑक्सीजन आकर के जुड़ा और ऑक्सीकृत किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, खाना दुर्गंधित होने लगा और खाना खराब हो जाता है। तीसरा है संक्षारण।
संक्षारण देखिए धातुओं में होता है। अब इसका विस्तृत अध्ययन जब हम जो आपका धातु अधातु तीसरा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षारण का पॉइंट है थोड़ा सा। अब देखिए जैसे लोहा है, लोहा को आप खुला वातावरण में छोड़ दीजिए, बारिश का मौसम है तो देखिएगा धीरे धीरे मोटा मोटा परत बन जाता है उस पर। अब उसको एक बार उसको पटक दीजिए उठा करके, पूरा अलग हो जाएगा। वही देखिए धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के ऑक्साइड बना करके संक्षारित होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। जितना भी धातु है लगभग ये ज्यादातर आपको लोहा में ज्यादातर देखने को मिलेगा। लोहा हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम, इस सब में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सोना की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, चांदी की बात करें, ये उतना संचरित तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत कम अभिक्रिया करता है। ये बहुत कम सक्रिय धातु है। इसी कारण देखिए संक्षारण तो आपको, हमको लगता है आप अच्छी तरीका से समझ चुके। इसके बाद दहन की क्रिया। अब रोजाना दहन की क्रिया, जैसे आप चूल्हा जलाते हुए, सिलेंडर जलाते हैं, ये सब में देखिएगा दहन की क्रिया जब ज्वाला उत्पन्न होता है दहन। अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का जलना जो है वही आपका दहन कहलाता है। दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन बहुत ही अनिवार्य है। विदाउट ऑक्सीजन ये संभव ही नहीं है कि दहन की क्रिया हो जाए। तो जब भी ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा किसी भी पदार्थ से किसी भी काम में, तो वो ऑक्सीकरण ही होगा। तो देखिए ऑक्सीकरण का ये भी यहाँ पर भी प्रभाव हुआ। सबसे पहला भोजन का पचना, दूसरा था भोजन का दुर्गंधित होना, तीसरा है संक्षारण, चौथा था दहन का क्रिया। ये चार, अब देखिए दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव, ये देखिए चार प्रभाव, मुख्य रूप से यही प्रभाव है। इसके अलावा बहुत सारा है, अब उतना ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। भोजन का पचना, दूसरा है भोजन दुर्गंधित होना, तीसरा संक्षारण, चौथा है आपका दहन की क्रिया। अब इसके बाद अगला दिन जो है उस, अब देखिए दहन क्या है, दहन का प्रकार क्या होता है, अब दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ये सब अगला दिन चर्चा करेंगे। और बहुत सारा भी टॉपिक ये फर्स्ट चैप्टर में बचा हुआ, धीरे धीरे करके हम टोटल खत्म करने वाले।